आर्मनी अनंतनाग में फोर्सेस के साथ झड़प में एक मिलिटेंट जान बहक। बडगाम में पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर के 2 को गिरफ्तार करने का किया दावा। अवंतीपुरा के एएसआई के लवाहिकीन के साथ आईजीपी कश्मीर ने घर जाकर की ताज़ियत पुरसी। रियासत का दर्जा बहाल हो जाए तो राजभवन के फैसले बदलने का इख्तियार होगा। डोमिसाइल से लेकर बिजली प्राइवेटाइजेशन के इख्तियारात पार्लियामेंट को नहीं रियासत को हैं। दर्जा रियासत जरूरी मगर 370 भी नहीं भूलेंगे। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी इंटरव्यू में ख्यालात का इजहार। और सुप्रीम कोर्ट में 370 की पेशी न होने पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने दिए बयानात। कहा सुप्रीम कोर्ट से मामले की फौरी कार्रवाई के लिए दी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट से ही मुकम्मल इंसाफ की लगाई गुहार। नाज़रीन आदाब, सपहर के 4:03 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान मेरीलाल हांजुरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 370 का मामला ज़ेर गौर है उस पर पेशी नहीं हो रही है और उस पर उन दरख्वास्त दहंदगान का जिन्होंने 370 की दिफा के लिए वहां पर दरख्वास्त दी है उनका क्या कुछ कहना है, उनके साथ हमारी टीमों ने बात की है, वो बातचीत हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अंदर अगर दर्जा रियासत बहाल हो जाता है फिर राजभवन से मुतल्लिक क्या कुछ कहा है, राजभवन के फैसलों को कैसे अंडू किया जाएगा, उस पर क्या कुछ कहा है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले आर्मनी अनंतनाग के अंदर आज एनकाउंटर हुआ। दरअसल दौरान शब भी यहां फोर्सेस को इत्तला थी कि यहां एक मकान के अंदर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है और इत्तला मिलने के बाद ही फोर्सेस ने, जिसमें फौज, पुलिस और सीआरपीएफ, उन्होंने मुश्तरका तौर पर यहां पर कार्रवाई की और दौरान शब ही यहां इस इलाके को मुहासरे में लिया। मुहासरे में लेने के बाद पुलिस ने जो इस इलाके में मौजूद एक मकान के अंदर मिलिटेंट था उससे सरेंडर करने के लिए कहा। ताहम पुलिस के मुताबिक उन्होंने किसी भी कॉल पर कोई जवाब नहीं दिया और सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद वहां से गोलियां चलाई। दर जवाब में फोर्सेस को भी गोलियां चलानी पड़ी, जिसके नतीजे में ये एनकाउंटर यहां पर हुआ। दौरान शब वक्फे से गोलियों का तबादला जारी रहा। बिलाखिर आज सुबह पुलिस ने यहां इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को जाम बहक करने का दावा किया है और पुलिस ने मज़कूरा मिलिटेंट के कब्जे से हथियार भी बरामद किया है। तो इस तरह से बाद दोपहर यहां इस इलाके से सर्च ऑपरेशन भी खत्म हुआ। ताहम इसी दौरान आज बडगाम पुलिस ने लश्कर तैयबा के 2 मददगारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का मानना है कि पुलिस 50 आरआर और 181 सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की और इमरान मजीद मागरे और आकिब अमीन मागरे साकिन मौचवा बडगाम के बतौर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनकी शनाख्त भी इसी इलाके से बताई जा रही है और पुलिस ने उनके कब्जे से भी कुछ हथियार बरामद करने का दावा किया है और पुलिस मज़कूरा नौजवानों से जो पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा के मददगार थे उनसे पूछताछ जारी की हुई है। इधर नाज़रीन आपको याद ही होगा कि हाल ही में बीजबेहरा के अंदर एक हमले के दौरान एक एएसआई मोहम्मद अशरफ जो है गोलियों का निशाना बना था, जिसके नतीजे में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा था और मज़कूरा जो पुलिस ऑफिसर था वो अवंतीपुरा का रहने वाला था और उनके घर आज आईजीपी कश्मीर जो है वो ताज़ियत पुरसी के लिए गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के साथ साथ एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ भी उनके हमरा थे और उन्होंने अवंतीपुरा जाकर उस एएसआई के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की, जिससे हाल ही में मिलिटेंट हमले में जाम बहक किया गया था। इस मौके पर आईजीपी कश्मीर ने कहा कि मिलिटेंट न सिर्फ पुलिस एहलकारों को बल्कि आम शहरियों को भी कत्ल करते हैं। आईजीपी ने लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि
ASI मोहम्मद अशरफ के कातिलों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। IGP कश्मीर ने यहां लवाहिकीन के साथ भी बात की और उनके साथ इजहार यकजहती भी की। उनके हमरा SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ भी यहां पर मौजूद थे। नाज़रीन, अब बात सियासत सर चढ़कर बोल रही है और इस हवाले से दर्जन रियासत की बहाली के लिए भी मुतअद्दिद पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, PDP हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दीगर जमातें हों, हर कोई जमात रियासत की दर्जा बहाली के लिए मुतालबे कर रही है। और इस हवाले से मरकजी सरकार और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज के लिए वादामंद है और ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का दर्जा मुवाफिक और अप्रोप्रिएट टाइम पर बहाल किया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला का बयान जो उन्होंने हमारे साथ यानी गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी इंटरव्यू में कही, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जब रियासत का दर्जा बहाल होगा तो उसके बाद जो राजभवन से लिए जा रहे फैसले हैं उनको अंडू किया जा सकता है और उन फैसलों को बदला जा सकता है। हमने उमर अब्दुल्ला से यह भी पूछा कि किस किस तरह के या कौन कौन से नवीयत के फैसले आप बदल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो डोमिसाइल है उस पर भी वो खुद इख्तियार रखते हैं कि वो किस तरह का कानून बनाएं। बिजली प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो अभी मामला चल रहा था, जिस पर हमने देखा कि जो बिजली एम्प्लॉयज थे वो एहतजाज करते भी नजर आए, तो उन्होंने कहा कि वो भी रियासत के डोमेन में आता है। और माइनिंग राइट्स को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माइनिंग के रिलेटेड जो मामला जम्मू कश्मीर के अंदर है उसमें जम्मू कश्मीर से बाहर जो ठेकेदार है वो भी बिड में हिस्सा लेते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये हम अपने लोगों के साथ यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मखसूस कर सकते हैं, तो इस तरह के इख्तियारात भी जम्मू कश्मीर की असेंबली को होगा। और ये इंटरव्यू जो आज उमर अब्दुल्ला का गुलिस्तान न्यूज पर नशर होगा रात के 8:30 बजे, आप देखना ना भूलें, जिसमें जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर डिलिमिटेशन और बाकी मामलात पर मुफस्सल बातचीत हुई है। आप रात 8:30 बजे गुलिस्तान न्यूज पर देख सकते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा हम आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का दर्जा रियासत बहाल होने पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि स्टेटहुड वापस लाके हम 370 को भूलें, लेकिन स्टेटहुड वापस लाके हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि 2019 का जो नुकसान है उसको कुछ हद तक हम दुरुस्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके स्टेट सब्जेक्ट लॉज, आपका डोमिसाइल, ये जो बिजली निज़ाम के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको प्राइवेटाइजेशन वाली जो बात की जा रही है, आपकी जो माइनिंग राइट्स हैं, इस तरह के और भी कानून जो यहाँ लागू किए गए, ये तो मरकज़ के दायरे इख्तियार में नहीं है ना, ये तो स्टेट सब्जेक्ट। हर वो फैसला जो राजभवन ने लिया है 2019 के बाद उसको रिव्यू किया जा सकता है, किसने कहा नहीं। और आइन के तहत जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में हो उन पे तो कानून बनाने का जो इख्तियारात हैं वो असेंबली के हैं। असेंबली फैसला करेगी, पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगी कि यहाँ का डोमिसाइल कौन होगा। पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगी कि यहाँ के माइनिंग राइट्स किसको जाएंगे। पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगी कि यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड है वो। चलिए नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला के साथ ये खुसूसी इंटरव्यू आज 8:30 बजे गुलिस्तान न्यूज़ पर देखना ना भूले, जिस पर जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर और जो इस वक्त गर्म मामलात है उन पर मुफस्सल बातचीत हुई है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 के दिफा के लिए कुछ पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी है और काफ़ी वक्त से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोविड की वजह से या सुप्रीम कोर्ट पर जो काम के दबाव के पेश नज़र या भले ही जिन वजूहात की वजह से वहां पर उस पर पेशी नहीं हो रही है, उसकी कोई तारीख नहीं लग रही है, उस पर ऐसे दरखास्त दहनगान के अंदर मायूसी पाई जा रही है। लेकिन पब्लिक की जानिब से भी बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर 370
370 کی دفاع کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف جماعتوں نے وہاں پر درخواستیں جمع کرائی ہیں اور اس کے دفاع کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر قانونی اور آئینی طور پر. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایسے دھیان کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر یہ عرضی دائر نہیں کی جاتی ہے کہ اس معاملے کی جو پیشی ہے وہ لگنی چاہیے اور اس پر فوراً سے پیشتر کارروائی ہونی چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے. تو اسی حوالے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے جس میں پیپلز کانفرنس ہو, نیشنل کانفرنس ہو, عوامی نیشنل کانفرنس ہو یا اپنی پارٹی ہو یا CPIM ہو, مختلف جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ وہاں پر اس معاملے کی دفاع کے لیے پٹیشن دائر کیے ہوئے ہیں. اور انہی کے ساتھ ہماری ٹیموں نے آج بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا, خاص طور پر پیپلز کانفرنس نے کیا کہا. پیپلز کانفرنس کے خورشید عالم کا ماننا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے جو وکیل ہے اپنی پارٹی کی جانب سے, جو ان کا وکیل ہے, اس سے درخواست کی ہے کہ وہ ارلی ہیئرنگ کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کرے. ساتھ ہی ساتھ خورشید عالم نے یہ بھی کہا کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ملک کے عوام تک پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ملک کے عوام کے درمیان ایک کنسنسس بنایا جائے تاکہ انہیں جموں کشمیر کے معاملات اور 370 سے متعلق صحیح واقفیت ہو جائے. خورشید عالم کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. لائر ہے کورٹ میں دھون صاحب, جو بابری مسجد کے بھی لائر رہے ہیں, تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کری ہے کہ اس کو ارلی ہیئرنگ کے لیے ایک اور پیٹیشن داخل کرنی پڑتی ہے جو قانونی ضرورتیں ہیں. We have requested our lawyer to expedite, to take every step to expedite the hearing in the Supreme Court of India regarding the issue. اور دوسرا جو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش ہے وہ سجاد صاحب نے پرسنلی وہ اس پہ کر رہے ہیں کہ اس کو ارلی وہاں سپریم کورٹ میں فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے وہ عرضی داخل کر رہے ہیں. ناظرین, محمد مظفر شاہ جو کہ عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر ہیں, ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بہت جماعتیں بھول چکی ہیں 370 کو, تاہم PAGD کی جماعتیں نہیں بھولی ہیں. انہوں نے کہا کہ طارقامی جس کو CPIM کے لیڈر ہیں, ان کے وکیل کی جانب سے معاملے کی سنوائی کے لیے اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ اس معاملے کی فوراً سے پیشتر کارروائی ہو جائے, تاہم ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن سپریم کورٹ میں 370 کا معاملہ اٹھے گا تب جموں کشمیر کے لوگوں کی جیت حاصل ہوگی. یہ محمد مظفر شاہ نے دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا پکش جو ہے سپریم کورٹ کے اندر مضبوط ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کی سنوائی بہت جلد ہو جائے. محمد مظفر شاہ کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ کا کام کرنا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوٹس لیں کہ جموں کشمیر کا باشندہ نظر لگایا ہے آپ پر کہ آپ کب یہ کیس اٹھائیں گے, اور میں امید کرتا ہوں سپریم کورٹ ول گیو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر جسٹس اور سپریم کورٹ ول اپہولڈ دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. یہ ان کا کام ہے دیکھنا کہ وہ کب اٹھائیں. ہم ریڈی ہیں وہاں پر, ہم لوگ کھڑے ہیں وہاں پر, اور میں نے آپ کو بتایا آج نہیں کل نہیں. ادھر اپنی پارٹی کی جانب سے بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے بھی وہاں ایک ممبر نے درخواست کی ہے کہ 370 کا دفاع ہو جائے اور اس سے لیگل قرار دیا گیا ہے, تاہم اس معاملے کی قانونی جنگ وہ سپریم کورٹ کے اندر یعنی اپنی پارٹی کی جانب سے بھی لڑی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے منتظر محی الدین نے کہا کہ شاید سپریم کورٹ پہ کام کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہماری گزارشات پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. منتظر محی الدین نے کہا کہ ہمارے وکلاء نے کئی بار معزز عدالت سے گزارش کی لیکن اس کے باوجود بھی 370 والے معاملے کی پیشی نہیں لگتی ہے. وجہ شاید کورٹ پر کام کا اضافی دباؤ ہے کہ سپریم کورٹ ہماری ریٹ پہ ریاست جموں کشمیر کی جتنی بھی پارٹیوں نے ریٹس وہاں سبمٹ کی ہیں اس چیز کو کنسیڈر کرنے کے لیے, تو ابھی تک یہ کوئی مثبت وہاں سے کارروائی نہیں کی جا رہی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے. یا تو کچھ ابھی بتایا نہیں جا سکتا ہے کورٹ کے بارے میں, تو وہ شاید جو کام کا دباؤ ہے کورٹ پہ اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے. تو سبھی لوگ اس چیز کے لیے بڑے مضطرب ہیں, اضطراب میں ہیں, ایک ذہنی انتشار پیدا ہوا ہے.
नाज़रीन, कश्मीर के अंदर साल 2019 के बाद ही, यानी माह अगस्त साल 2019 के बाद ही अगर हड़तालों की वजह से या उसके साथ साथ कोविड के दौरान जो सूरत हाल बनी लॉकडाउन की, तो उसमें हर तबका जो है वो मुतासिर हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मागाम से श्रीनगर चलने वाले सोमो ड्राइवर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि बगैर वजह उनकी गाड़ियां सीज की जा रही है और ख़ासतौर पर बाईपास पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वहां पर उनकी गाड़ियां सीज हो रही हैं। हालांकि हमने इस हवाले से मुतल्लिका महकमे से भी उनकी बाइट लेने की कोशिश की है, लेकिन उनके साथ कोई राबिता जो है नहीं हो पाया है कि हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है। कहीं ये ड्राइवर साहबान कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, या वाकई जो इनका इल्ज़ाम है कि बगैर वजह उनकी गाड़ियां सीज की जा रही हैं। इन ड्राइवर साहबान ने यहां पर कहा कि जहां वो पहले ही मुतासिर हुए हैं, जहां बहुत पहले से ही इंडस्ट्री जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मुतासिर हो चुकी हैं, वहीं पर उन्हें काम काज सही तरीके से करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। इन ड्राइवर साहबान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सर हमारी गाड़ी को, सर हम श्रीनगर मागाम से श्रीनगर आ रहे थे, बिमना बाईपास पे हमारी गाड़ियों को सीज किया गया सर। 7 गाड़ियों को एट ए टाइम सीज किया गया सर। टैंकपुरा में हमारी गाड़ियों को सीज किया सर। बटमालू में हमारी गाड़ियों को सीज किया गया सर। सर किस बात पे क्या वजह है कुछ पता नहीं सर। सर हम इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम अपील करते हैं एसपी साहब से, डीएसपी साहब से कि हमारी कौन सी गलती है। जब हमको ये जॉब नहीं करना है फिर आप भी कोई जॉब दिला दीजिए, हम उसी में जॉब करेंगे। हमारे पास परमिट है सर, हमारे पास फिटनेस है, रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास इंश्योरेंस है। चलिए, ड्राइवर साहबान यही कहते हैं कि उनके पास हर कोई दस्तावेजात है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सीज किया जाता है, जो एक मामला बन चुका है। और यही वजह है कि वो आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन उधर अवंतीपोरा में आज पीएचई के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरी ने कहा कि वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और इस वजह से उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई, लेकिन कोई लबैक नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज मकामी लोगों ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर निकलकर यहां रास्ता बंद करने की भी कोशिश की और यहां पर एहतजाज करने की कोशिश की। ताहम जब पुलिस ने शाहराह पर जमा होने की उन्हें इजाज़त नहीं दी, तो फिर उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम के खिलाफ वहां वाटर सप्लाई स्कीम के नज़दीक ही एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिन से वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। दरअसल पानी लिफ्ट करने की जो स्कीम है, मकामी लोगों के मुताबिक वो बार बार खराब हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज वो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। ये कि पिछले लगभग 12-13 साल से यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है अवंतीपोरा में। आपको हमें पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं है अवंतीपोरा में। अब ये यहाँ की ये स्कीम है, ये दरिया का पानी लिफ्ट करते हैं, लेकिन ये फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, खाली ये लिफ्ट करके हमें वापस देते हैं यही पानी। तो ये पानी हमें थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए थोड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत है। अब ये आज पूरा लगभग 4-5 दिन से डिफेंस है और 5 दिन से हमें बिल्कुल पानी नहीं है अवंतीपोरा। आप देख सकते हैं कि कितने लोग बहुत परेशान हैं। पिछली बार भी यही डिफेंस हुआ था, फिर इन्होंने कुछ करके जुगाड़ करके थोड़ा बहुत वो छोटा पंप लगाया था, लेकिन वो जल के अभी पड़ा है उधर दरिया के पास। तो अब एट प्रेजेंट हमें बिल्कुल भी ये डिफेंस है, फिल्ट्रेशन प्लांट जो भी है ये डिफेंस है। हम पिछली बार भी आपके माध्यम से हमने पिछली बार भी यहाँ पे एक धरना दिया था, लेकिन उस टाइम भी तब से ये उन्होंने उस टाइम हमें 7 दिन का टाइम दिया था। लेकिन आज आप खुद देख सकते हैं कि पिछली बार आप आए थे, आज 2 महीने हो गए, लेकिन 2 महीने से कोई न तो यहाँ कोई अफसर आ रहा है, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, न कोई डिपार्टमेंट का। सिर्फ वहाँ से ही फोन पे इनको एक जेई भेजते हैं इधर, वो यहाँ से बेचारा खुद अकेला क्या करेगा। नज़र आखिर पर हम बात करते हैं वादी कश्मीर के मौसम की, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी तकरीबन उसके ऐन मुताबिक ही हो रहा है। यानी आज भी हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर मतला अबर आलूद है और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ चुकी है, लेकिन मौसम खुश्क है। लेकिन पहाड़ी इलाकों का जब हम जिक्र करते हैं तो कई सारे पहाड़ी इलाकों में
बर्फबारी भी हुई है। और इस हवाले से गुलमर्ग हो या सोनमर्ग हो या जोजिला कट ऑफ हो, हर जगह पर हम देख रहे हैं कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। मौसम का आइंदा का क्या कुछ हाल रहेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा मौसमियात ने आइंदा जो वक्त है पेशन गोई क्या की है मौसम के हवाले से। इरफान, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि महकमा मेट्रोलॉजी की जानिब से पेशन गोई क्या है आइंदा कुछ दिनों के हवाले से। देखिए हिलाल, अभी मेरी बात जो है मौसमी महकमा, अगर मैं मौसमी महकमात की बात करूं, खासतौर पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर सोनम लोटस थे, अभी मेरी बात उनसे हुई है और उनसे मैंने पूछा कि आखिरकार जिस तरीके से मौसम को लेकर प्रेडिक्शंस की गई थी तो अब क्या अपकमिंग रहेगा। उनका मानना है कि जो प्रेडिक्शंस हमने ऑलरेडी 23 और 24 को की थी तो उसमें आपने देखा होगा कि बालाई इलाकों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में नहीं हो रही है, और मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा ठंड है, जबकि हम देख रहे हैं कि माइनस टेम्परेचर भी है। अब जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है वो 26 और 27 तारीख को है, यानी 26 और 27 को ये जरूर बताया जा रहा है कि मैदानी इलाकों में भी 3 से लेकर 4 इंची तक बर्फबारी हो सकती है। और इसकी प्रेडिक्शन ये बता रही है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, मगरबी हवाओं का असर जो है, उन्होंने उसका रुख करना शुरू कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, लेह लद्दाख की पहाड़ियां हैं। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो सोनम लोटस डायरेक्टर है, उनका भी ये मानना है कि अभी फिलहाल मौसम अगले 10 दिन तक जो है और खुश्क रह सकता है, मगर जो 26 और 27 की प्रेडिक्शन है उस पर लग रहा है उनको कि 90 to 100% जो है ये जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित होगी, जिस तरीके से ऑलरेडी उन्होंने पहले भी इस प्रेडिक्शन को बताया था। इरफान, जो 26 और 27 दिसंबर की आप प्रेडिक्शन बता रही हैं उसमें क्या कुछ कहा गया? पहले यही कहा गया था कि मॉडरेट टू हैवी स्नो होगा, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में और शहरी इलाकों में भी बर्फबारी होगी, तो उस पर क्या किसी तरह की कमी पेशी तो नहीं बताई गई है? जी देखिए, मॉडरेट टू हेवी को लेकर बात करें तो हेवी स्नोफॉल जो है वो तकरीबन बाला इलाकों पर ही होता है। अपर रीजस की अगर मैं बात करूं, मॉडरेट स्नोफॉल को लेकर जरूर बताया जा रहा है और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो पिछले वाली बर्फ हुई थी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा हो सकती है, यानी 26 से 27 तारीख तक मैदानी इलाकों में जो बर्फबारी नहीं हुई थी उसमें यह प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि यहां पर भी मॉडरेट बर्फबारी प्लेन्स में हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पूरी जानकारी देने के लिए। ये मौसम के हवाले से मालूमात थी जो हमने महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है वो आप तक पहुंचाई है, और इस हवाले से सईद इरफान फाजिल हमें इस हवाले से तफसीलात दे रहे हैं। यानी आज शहरी इलाकों में हम देख रहे हैं, मैदानी इलाकों में देख रहे हैं कि मौसम खुश्क है, लेकिन मौसम खुश्क होने के साथ साथ सर्दी में किसी तरह की कमी नहीं है, ठंड लगातार है, ठिठुरती सर्दी है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी भी जारी है। और महकमा मौसमियात का मानना है कि आइंदा 10 दिनों के दौरान जो प्रेडिक्शन की गई है 26 और 27 तारीख को बर्फबारी की वो बरकरार है, और इस हवाले से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो कश्मीर के मौसम को इफेक्ट कर सकते हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल है वो पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से हो सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मेरीलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।